Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न आज आपके लिए लेकर आया हूं NCERT 11th की बुक से। देखिए, आज के प्रश्न जो मैंने पहले भी वैसे इसके क्वेश्चन कराए थे, लेकिन आज के प्रश्न आपको अति विशिष्ट एकदम नए प्रश्न लगेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में सीधे ही पूछ लिए जाते हैं रीट के एग्ज़ाम में, तो फिर होता क्या है, अपना माइंड घूम जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया है इसमें मैंने, और बहुत ही नए और बिल्कुल एकदम फ्रेश क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे साथियों। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आज का वीडियो है वो खास आपके लिए बनाया है। आप सभी को पता है कि रीट की भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है, तो अपनी तैयारी चालू कर दो सभी और वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का वीडियो विशेष तौर पे पूरा देखना है आपको साथियों। तो टेस्ट नंबर 22 आज आपके लिए है ये। अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा मित्रों। देखिए, प्रश्न नंबर 1 आता है, मनोविज्ञान में स्टडी ऑफ बिहेवियर के समर्थक हैं लिविनीज व लोग, अरस्तु एवं प्लेटो, विलियम वुंट व टीचनर और वॉटसन। तो मित्रों देखिए, प्रश्न क्या पूछा है, बहुत ही इजी प्रश्न है। पहला प्रश्न इजी है, लेकिन बाकी के प्रश्न फिर आप कहोगे कि सर ये प्रश्न कहाँ से उठा के लाए। बिल्कुल आपके सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन उठा के लाया हूँ आज, और ऐसे ही रीट में भी उठा सकते हैं। फिर वहाँ पे कहोगे कि सर ये कहाँ से उठा के दे दिए थे इन्होंने। तो साथियों, इनमें से कौन स्टडी ऑफ बिहेवियर के समर्थक है? लिविनीज लोग है, अरस्तु प्लेटो है, विलियम वुंट टीचनर है और वॉटसन है। तो साथियों, स्टडी ऑफ बिहेवियर का मतलब क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन के समर्थक कौन है? तो व्यवहार के अध्ययन के समर्थक है JB वॉटसन। सबसे पहले व्यवहार के अध्ययन से संबंधित परिभाषा इन्होंने ही दी थी साथियों, इसलिए आपका चौथा विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आता है, मैं गारंटी देता हूं आपको शानदार क्वेश्चन ये लगेगा। हमारी निद्रा या स्वप्न तंत्र से जुड़ा होता है सेतु या पोन्स, सेरिबेलम, मेरुरज्जु और उपरोक्त सभी। तो साथियों देखिए, कि जब हम नींद में होते हैं तो आप सभी को पता होता है कि हमें स्वप्न आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मैं कहीं और हूँ, मैं वहाँ पर चला गया, मेरे साथ ये हो रहा था। अचानक हम नींद से उठते हैं और अपने को ऐसा लगता है कि यार समझ में नहीं आता है अचानक कि भाई हो क्या रहा है ये। क्यों? क्योंकि अपन दूसरी दुनिया से दूसरी दुनिया में आ जाते हैं साथियों। तो वो जो दूसरी दुनिया, मतलब जो सपनों की दुनिया है, उसका संबंध किससे होता है मित्रों? आपका सही आंसर है साथियों, सेतु या पोन्स से हमारी निद्रा या स्वप्न तंत्र जुड़ा होता है। तो आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 2 में। 100% बिल्कुल सही आंसर बता रहा हूँ साथियों, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 चलते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपकी समझदारी पर आधारित है कि आप कितने समझदार हैं, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को किस तरह से समझते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरह की लैंग्वेज बन सकती है। देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में असत्य कथन नहीं है। अब मैं प्रश्न को रिपीट नहीं करूंगा। विकल्प है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, विकास मध्य से आरंभ होकर सिर की तरफ जाता है, विकास संचयी होता है और उपरोक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर इसमें बताना है। देखिए, मैंने कहा था कि आप कितने समझदार हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कितना समझते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हर प्रश्न को घुमाया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? विकास के संदर्भ में असत्य कथन नहीं है। असत्य कथन नहीं है, इसका मतलब क्या देखना था आपको कि कौन सा कथन सत्य है। जो असत्य नहीं है तो फिर वो सत्य रहेगा। तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है क्या विकास? नहीं, बिल्कुल गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो फिर ये तो भाई यहाँ पर आपका आंसर नहीं हो सकता। विकास मध्य से आरंभ होकर सिर की तरफ जाता है क्या? नहीं, विकास सिर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाता है। तो ये भी कथन असत्य हो गया।
विकास संचय होता है। बिल्कुल साथियों, आपका यही विकल्प सही है, उपरोक्त सभी भी आपका गलत आंसर है। अब विकास संचय कैसा होता है, जैसे देखिए संचय का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। एक तरह से नॉर्मल आप इस शब्द को समझते हो, लेकिन यहाँ पर विकास के संदर्भ में जो ये संचय शब्द है इसका मतलब होता है साथियों, जिसे कोई भी कार्य आप करते हो तो तुरंत आप, ऐसा नहीं है कि तुरंत उस चीज़ को सीख जाते हो, वो आपके पूर्व जो अनुभव है, पूर्व जो अनुभव आपने लिए हैं किन्हीं चीज़ों से, उन अनुभवों का परिणाम होता है साथियों। तो इसका मतलब क्या होता है, विकास संचय होता है। जैसे बालक जब पहली बार चलने लगता है तो यूनिक भाई वो उसकी पहली कोशिश थी, उसने कई कोशिश कर रखी थी साथियों, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था, तो उसके जो पूर्व अनुभव है वो वहाँ पर काम आए और वो धीरे धीरे चलना सीख जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विकास संचय होता है। ये कथन असत्य नहीं है, बाकी तीनों कथन असत्य है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों। क्लियर है, आया थोड़ा समझ में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। चौथा प्रश्न है, बालक के विकास में वंशानुक्रम का अधिक महत्व होता है, वातावरण का अधिक महत्व होता है, दोनों का समान प्रभाव पड़ता है, और प्रथम कथन सत्य है। तो साथियों राइट आंसर आपको देना है। देखिए बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम इंटू वातावरण का गुणनफल होता है, आप सभी को ये तो पता ही है। यहाँ पर एक विकल्प है, दोनों का समान प्रभाव पड़ता है। देखिए अगर वंशानुक्रम भी अच्छा हो गया लेकिन उसे वातावरण सही नहीं मिला तो फिर कुछ मतलब नहीं आएगा, और वंशानुक्रम सही नहीं है लेकिन वातावरण फिर भी अच्छा मिल गया तो मतलब उसके जो गुण हैं वो ज़्यादा विकसित होने के यहाँ पर चांस होते हैं साथियों। इसलिए साथियों यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है, चौथा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। हाँ अगर देखिए यहाँ पर और कोई विकल्प होते तो फिर उसके बारे में सोचते, लेकिन दोनों का समान प्रभाव बता दिया, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं मित्रों। पांचवा प्रश्न है बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। मैंने कहा था विशेष है ये टेस्ट, विशेष, हर कोई इसको नहीं देखेगा मुझे पता है, लेकिन जो देखेगा इन्हीं प्रश्नों से बेड़ा पार लगने वाला है आपका, क्योंकि लगभग 2-2, 3-3 घंटों में 10-10, 15-15 क्वेश्चन निकालता हूं आपके लिए। तो साथियों प्रश्न 5, मानव विकास के किस उपागम को आणविक उपागम के नाम से जाना जाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। तो साथियों देखिए कुल 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। एक तो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसके प्रतिपादक कौन है, एक तो है सिगमंड फ्रायड और एक है एरिक एरिक्सन। ये एरिक एरिक्सन इनके शिष्य थे। तो देखिए ये तो प्रथम प्रकार का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है साथियों, अच्छा ये जो पहला सिद्धांत है इसमें काम प्रवृत्ति वगैरह पे ज़्यादा बल दिया गया है। दूसरा सिद्धांत है मानव विकास का व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है साथियों? जो जितने भी समस्त जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वो इसके समर्थक है। जैसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था, तो ये व्यवहारवादी सिद्धांतों के आधार पर आधा है। तीसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत जिसका संबंध है ज्ञान से। किससे है मित्रों? ज्ञान से। तो इस संज्ञानवादी सिद्धांत को ही आणविक उपागम के नाम से जाना जाता है। विशेष तौर पे लिख लीजिए इस क्वेश्चन को मित्रों। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। आपके 6वां प्रश्न आता है, किसी बालक के प्री बीएसटीसी के पेपर में अंक कम आने पर कहना कि जैसे आप सभी को पता है शाम को 4 बजे बीएसटीसी का रिजल्ट आ रहा है। तो अगर शाम को आप कोई बालक है जिसने एसटीसी का पेपर दिया था, अब उसके कम मतलब जो अंक आए उसका रिजल्ट में कम स्कोर रहा, तो कहता है कि ये कोर्स मेरे लिए अच्छे नहीं था। तो इसका मतलब आप ये किसका उदाहरण है साथियों? आप क्या कहोगे कि ये प्रतिक्रिया निर्माण है, तर्क संगतिकरण है, प्रतिस्थापन है और अंतर्वेशन है। तो साथियों इसका सही आंसर देना है और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपके तर्क संगतिकरण। तर्क संगतिकरण का मतलब क्या होता है मित्रों? कि वहाँ पर जब अपन किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते तो है, जैसे बालक बीएसटीसी करना चाहता तो था लेकिन उसका नंबर नहीं आ रहा है,
तो वो क्या फिर कोई ऐसा बहाना ढूंढता है जो बिल्कुल गलत है। भाई अगर तुझे करना ही नहीं था तो फिर बीएसटीसी का पेपर क्यों दिया था। तो इसलिए साथियों ये कहलाएगा तर्क संगतिकरण, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो बुक्स में लिखा हुआ है वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपने कई बार फ्रायड का जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है वो पढ़ रखा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप शायद पहली बार पढ़ोगे। फ्रायड के अनुसार, देखिए ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए, मैं आपको पहले और बता दूं, कहीं से भी ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, कहीं से भी बुक्स में ही मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं, अंदर से ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था के प्रभाव से बालक अस्त व्यस्त, गंदा और गैर जिम्मेदार हो सकता है? मुख्य अवस्था, गुदीय अवस्था, उत्तर लैंगिक अवस्था और सुषुप्त अवस्था। तो साथियों देखिए, मुख्य अवस्था आपकी प्रथम अवस्था होती है, फिर आती है गुदीय अवस्था, फिर आती है उत्तर लैंगिक अवस्था, फिर आती है सुषुप्त अवस्था और फिर आती है जननेंद्रिय अवस्था। तो देखिए फ्रायड का ये मानना था कि अगर जो बालक जब गुदी अवस्था में रहता है और मल मूत्र त्याग से संबंधित उस पर जोर डाला जाता है या फिर उसकी आदतों को बिल्कुल भी नहीं सुधारा जाता है, तो इसके कारण से बालक में तनाव उत्पन्न होने लग जाता है, जिससे वो आगे जाकर अस्त व्यस्त, गंदा और गैर जिम्मेदार हो जाता है। तो मित्रों यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है, गुदी अवस्था। ठीक है, क्लियर है सभी के? आया समझ में ये भी साथियों? इसको भी आप लिख लीजिए, आपका सेकंड विकल्प सही है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, निरपेक्ष दहली का अर्थ है, ये भी आपके सिलेबस में सही क्वेश्चन है साथियों। निरपेक्ष दहली किसे कहा जाएगा? वह उद्दीपक जो अत्यंत कमजोर होते हैं तथा जिनका पता ही नहीं चलता। उद्दीपक का अपेक्षित न्यूनतम मूल्य, उद्दीपक जिन्हें आसानी से जाना जा सके, सभी प्रकार के उद्दीपकों के मध्य अंतर कर पाना। तो साथियों लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। निरपेक्ष दहली का मतलब होता है कि उद्दीपक का अपेक्षित न्यूनतम मूल्य, सीधा सा ये मतलब है कि वह न्यूनतम सीमा उद्दीपक की जो आपको उसका प्रभाव जानने के लिए जरूरी होती है। जैसे मान लीजिए एक आवाज़ है, बिल्कुल कम आवाज़ है जो आपको सुनाई नहीं देती है, लेकिन एक निश्चित धीरे धीरे उस आवाज़ को जब बढ़ाया जाता है तो एक निश्चित सीमा आ जाती है जहाँ पर वो आवाज़ आपको सुनाई देने लगती है, उसको ही निरपेक्ष दहली के नाम से जाना जाता है साथियों। तो दूसरा विकल्प सही है। इसका एक और उदाहरण देता हूँ आपको मैं, कि जैसे चाय में आप शक्कर डालते हो, तो आपने एक दाना शक्कर डाला तो क्या उससे चाय मीठी लगेगी? लेकिन धीरे धीरे आप जब एक एक दाना करके डालते जाते हो, डालते जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि चाय में चीनी डली हुई है। उसको ही निरपेक्ष दहली या निरपेक्ष सीमांत के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रत्यक्षणात्मक संगठन का सिद्धांत संबंधित है जीन पियाजे से, पावलोव से, अब्राहम मैस्लो से और कोहलर से। तो साथियों प्रत्यक्षणात्मक संगठन का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? मित्रों इसका राइट आंसर है कोहलर से। देखिए कोहलर क्या है? गेस्टाल्टवादी है, और ये जो प्रत्यक्षणात्मक संगठन का सिद्धांत है ये गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत से संबंधित है। मतलब आपके वर्दीमर, कोपका, कोहलर, इसमें सभी आंसर रहते। अगर वर्दीमर भी रहता तो वो भी रहता, कोहलर रहता तो वो भी रहता, कोहलर तो है शायद। तो मित्रों मतलब जो समस्त गेस्टाल्टवादी है वो प्रत्यक्षणात्मक संगठन के सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। अगर यहाँ पर कोपका रहता तो वो भी सही रहता, अगर यहाँ पर वर्दीमर रहता तो वो भी सही रहता, और एक विकल्प में तीनों रहते, एक विकल्प में चौथा रहता उपयुक्त सभी, तो फिर वो सही हो जाता। साथियों ये सिद्धांत क्या कहता है? समग्रता पर बल देता है। प्रत्यक्षणात्मक संगठन का सिद्धांत किस पर बल देता है? समग्रता पर। और इनका सिद्धांत भी किस पर बल देता है? समग्रता पर। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, 10वां प्रश्न है, फिर वापिस लैंग्वेज को समझना है। निम्न में से असत्य कथन नहीं है। कौन सा कथन असत्य नहीं है? प्राचीन अनुबंधन में प्राणी सक्रिय होता है। प्राचीन अनुबंधन में अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है, और उपरोक्त सभी। तो साथियों असत्य कथन इनमें से नहीं है।
आपका विकल्प नंबर 3, क्योंकि ये एक सत्य कथन है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। बाकी प्राचीन अनुबंधन में अनुक्रिया ऐच्छिक नहीं होती है साथियों, ऐच्छिक नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जो अनुबंधन हो जिसका होया रहता है वो कुछ नहीं कर सकता है, वो दबाव में उस क्रिया को जरूर करता है, उसका अनुबंधन होता रहता है। और यहाँ पर प्राणी व्यक्ति सक्रिय भी नहीं होता है, निष्क्रिय होता है। मित्रों 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व कौन सा नहीं है? आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि और लक्ष्य। तो साथियों देखिए, अभिप्रेरणा का मूल तत्व, ये इजी क्वेश्चन लगा होगा आपको। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। बाकी प्रणोद को अंतर्नोद भी कहा जाता है और लक्ष्य को प्रोत्साहन भी कहा जाता है साथियों। तो तीसरा विकल्प आपका इसमें सही है। और अंतिम प्रश्न देखेंगे साथियों इस टेस्ट का, 12वां प्रश्न, कि एक व्यक्ति है जो भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है। निम्न में से यह कथन किस सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है? कैननबार्ड सिद्धांत, जेम्स लांजे सिद्धांत, स्केक्टर सिंगर सिद्धांत और संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। तो साथियों उपरोक्त जो कथन है ये आपके जेम्स लांजे सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि जेम्स लांजे ने संवेगात्मकता के संबंध में सिद्धांत दिया था। और यहाँ पर व्यक्ति भालू या शेर को देखकर क्या करता है? डर जाता है। डर के कारण ही वो भागता है। और डर क्या है साथियों? भय या डर एक संवेग का प्रकार है। इस प्रकार आपका सेकंड विकल्प सही है। तो साथियों ये आज का टेस्ट था। आज के टेस्ट को जरूर लाइक करके जाना, जरूर शेयर करना साथियों, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर नए हो तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बताकर जाएं क्या ऐसे ही कुछ नए पैटर्न पर आधारित नए क्वेश्चन देखना चाहते हो या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।